नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं महेंद्र रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम इस चैनल में आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज भी लेके आ चुका हूं, चैप्टर वाइज सीरीज। और उसी चैप्टर वाइज सीरीज को बेटा आज कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो हमारा टॉपिक होगा आज का चैप्टर वाइज सीरीज का वो होगा मेंसुरेशन का, ट्राइंगल्स। ठीक है, त्रिकोण के बारे में आज हम जानेंगे और ये देखेंगे किस तरह के सवाल आरआरबी ग्रुप डी में जो बोर्ड है आपका वो पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज के जो सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा, एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, है ना। फिर साथ में मिलके सवालों को हल करते हैं। लीजिए बेटा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करिए, अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं एक बार आपने सवाल को पढ़ा जरूर होगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं सवाल को। क्या बोला गया है, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है पहले भी, है ना, और बहुत बेसिक सा सवाल है जिसको अभी हम सॉल्व करके देखेंगे बेटा। त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर यानी कि जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना दे रखा है बेटा। बेस आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आधार यानी कि बेस, और आपकी जो हाइट है, हाइट यानी कि ऊंचाई, हाइट बेटा कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बताना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली इसमें पूछा गया है आपसे। आप सभी को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो ट्राइंगल के केस में हमें पता है। अगर हमें एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का तो सिंपली हाफ इंटू उसका बेस और इंटू हाइट करनी होती है। ठीक है, तो हाफ, बेस कितना है मेरे भाई, यहाँ पे बेस दिया गया है 12 और हाइट दी गई है 8। बहुत आसान सवाल है, 2 से कट गया 6, 8 छक्को 48, 8 सिक्स 48। ठीक है बेटा, यूनिट क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है, देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यूनिट हो जाएगी आपकी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी सवाल था, बट आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश करिए, है ना। 20 सेकंड लीजिए, 15-20 सेकंड, हालांकि ये सवाल है नहीं, ये सवाल मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड का सवाल है। ठीक है, करिए एक बार अटेम्प्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार अटेम्प्ट किया होगा और सही उत्तर निकालने की कोशिश की होगी। क्या बोला गया सवाल में, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु जैसा कि नाम से उसके पता चल रहा है, जितनी भी बाह हैं यानी कि जितनी भी साइड है वो समान है। ठीक है, तो यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इंग्लिश में बात करें। कैसा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे कोशिश की है और जहां तक है ठीक बना है ना, लग तो रहा है कि ठीक है। चलिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, मेंसुरेशन में भी पढ़ा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। अगर एक साइड ए है तो
समबाहु होने की वजह से ये इसकी तीनों साइड बराबर होने वाली है, ये हमें पता है। तो बेटा एरिया ऑफ, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। यहाँ पे हमें परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होती है किसी भी ट्राइंगल या कोई भी जो शेप दे रखा है आपको, तो पेरीमीटर हमेशा क्या होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री की जो लेंथ है, बाउंड्री की जो मेजरमेंट है, लेंथ है, उसी को हम परिमाप कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि साइड्स तीन है, ए, तो तीनों साइड्स की अगर लेंथ को ऐड कर दिया जाए बेटा, तो वो उसका परिमाप होगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3A होता है। तो एक साइड हमें दे रखी है भाई, एक साइड कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, यानी कि ए बराबर 15 दे रखा है। तो पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 3 × 15, 45। यूनिट क्या रहने वाली है, जो आपकी साइड की यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर, वही यूनिट पेरीमीटर की भी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने बनाया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? अगर साइड ए है तो आप हमेशा याद रखो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A²। आगे इससे आने वाले सवाल हम देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के किस तरह के सवाल बनते हैं एरिया में। तो एरिया आप याद रखो, है ना, √3/4 A²। आप डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो आपको फायदा रहेगा। कैसे, फटाफट आप यूज कर सकते हो उस फॉर्मूले को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार फटाफट से अटेम्प्ट करिए, फिर साथ में मिलकर इस सवाल को हल करेंगे। चलिए बेटा, बहुत इजी सवाल है, ज्यादा टाइम इसमें लगाएंगे नहीं, है ना। देखिए क्या बोला है, क्या बोला गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल एरिया दे रखा है आपको, और आपको बेस दे रखा है ना, आधार दे रखा है। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सवाल है भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें बेटा, तो जनरल फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, हाफ इंटू बेस, यानी कि आधार, और हाइट यानी कि ऊंचाई। ये किसी भी ट्राइंगल के एरिया की बेस फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम नॉर्मल। जब कुछ हमें कोई तरह का ट्राइंगल नहीं पता, किस तरह का ट्राइंगल है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, चलिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। भाई एरिया कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 60, हाफ। बेस कितना दे रखा है मेरे भाई, आधार दे रखा है 15, और हाइट हमें निकालनी है, हाइट को मान लिया मैंने h। ठीक है, बाकी सारी चीजें इधर, इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, h को राइट साइड में रखे रहेंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये सब आपको ये सब चीजें पता होंगी, है ना। तो 15 × 60 और 4 × 2 8, यानी कि हाइट कितना आ गया बेटा, यूनिट आपकी सेंटीमीटर में ही रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाइट यानी कि ऊंचाई हम निकाल ली है 8 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत इजी सवाल है और मजेदार सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को यार अगर समझ में आ रही चीजें, सेशन को लाइक करते जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सेशन को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। आपके जितने भी दोस्त है ना, आरआरबी ग्रुप डी हो गया या आरआरबी एनटीपीसी एलपी की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये शेयर जरूर करिए सेशन, है ना। उनसे क्या होगा, हमारी थोड़ी रीच बढ़ती है यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए अटेम्प्ट करिए एक बार आप फटाफट से। चलिए देखते हैं बेटा क्या बोला गया है। एक समकोण त्रिभुज में
भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, उसमें जो दो लेग्स दिए गए हैं वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं। उसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि कर्ण की लंबाई। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण होता है बेटा, कर्ण की आपको लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं इस सवाल को। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। इसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है ना बेटा, एच की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। और आपको बेस और हाइट एक तरह से दी गई है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। सपोज करते हैं बेस आपका 6 है और हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, है ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। फटाफट से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होती है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी ने पढ़ा होगा। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें निकालना है एच की वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये वैल्यूज को पुट करना है। भाई बी की वैल्यू कितनी है? 6, 6 का स्क्वायर, और ये बेसिकली पी है, हमने एच लिया है, ये हम पी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है ना, यानी कि ऊंचाई। 8 का स्क्वायर, तो बताओ ये कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100 आ गया। अगर h का स्क्वायर 100 है तो h कितना होगा? इसका अंडर रूट। बेटा अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वो एक साइड है, साइड नेगेटिव कैसे हो सकती है ना। तो यहाँ पे h हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। बट इतना सब करने की जरूरत नहीं थी बेटा, एक ट्रिपलेट्स का रूल होता है ना, ट्रिपलेट्स का। अगर ये ट्रिपलेट्स आप कुछ याद रखोगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा। राइट एंगल से बेस पे जो भी सवाल होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, वो आप इजीली कर पाओगे ट्रिपलेट की मदद से। तो हम यही सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी यही सजेस्ट करेंगे कि ट्रिपलेट आप याद रखो, जिसकी मदद से आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कुछ ट्रिपलेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 4 5। ठीक है, यानी कि इसमें एक आप बेस मानो, एक आप परपेंडिकुलर मानो, और बड़ा वाली संख्या आप हाइपोटेन्यूज मांगोगे। बात समझ में आई? जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये बात आपको पता भी होगी। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। उसकी खासियत क्या होती है? वो तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी दो बची हुई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बेस होगी एक परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कोई से भी बेस हो सकती है, कोई से भी परपेंडिकुलर हो सकती है। लाइक एक होती है 6 8 10, अगला होता है बेटा 7 24 25, अगला आप बोल सकते हो 8 15 17। ठीक है, ऐसे करके कंटिन्यू होते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जब हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देखेंगे, उसमें हम ट्रिपलेट का असली यूज देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिपलेट की मदद से बहुत बड़े बड़े सवाल भी आसानी से कम समय में हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिपलेट्स हैं, ये आप याद करके रखो, है ना। आगे आने वाले टाइम में हम और भी ट्रिपलेट्स देखेंगे। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को फटाक से? आप जैसे ही देखते कि भाई दो साइड दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है और दो साइडें दी गई हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, आपके दिमाग में ये ट्रिपलेट बनता 6 8 10। तो आपको समझ में आता कि दो साइड अगर 6 और 8 है कोई सी भी राइट एंगल की, तो हाइपोटेन्यूज आपका डेफिनेट सी बात है क्या होना चाहिए था? 10 होना चाहिए। तो मेरे भाई डायरेक्टली आप 10 को टिक लगा देते। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप याद रखो, कुछ चीजें याद करने से जल्दी आपका सवाल हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों पे। लीजिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से एक बार अटेम्प्ट करिए। चलिए,
अभी हम बोल ही रहे थे, ट्रिपलेट की बातें कर ही रहे थे, और ट्रिपलेट का एक और सवाल आपके सामने आ गया। ठीक है ना। देखो ध्यान से, अभी मैंने एक ट्रिपलेट बताया आपको, 7 24 25। तो 7 24 25 अगर आपको फिगर में दिख रहा है तो बिंदास तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है। तो ट्रिपलेट का ये फायदा होता है बेटा, 7 24 25 जैसे ही आपने देखा तो आपको यहाँ पूछा था ये किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, कैसा है, ये राइट एंगल है ना। अगर कंफर्मेशन करना है, वैसे तो समझ में आ रहा है यहाँ से, पर अगर कंफर्मेशन करना है तो कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना करोगे, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप करके देखो। सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। 25 का स्क्वायर बराबर अगर होगा इसके, 7 के स्क्वायर के प्लस 24 के स्क्वायर के, तो कितना होगा चेक कर लो, बस हमें एलएचएस और आरएचएस चेक करना है। 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 625। 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये कितना होता है, ये होता है आपका 596। ये होगा ना, नहीं नहीं 596 नहीं होता, 576 सॉरी, 576। तो ये बराबर कितना है, 9 6 15, 4 11 12 और 6 आ रहा है। 625 बराबर 625, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आई। बट इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपको ट्रिपलेट याद रहते तो आप फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा देते। चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल, करिए अटेम्प्ट। हम्म, चलिए आसान सा सवाल है, ट्रायंगल पे बेस्ड है बट रेशियो का सवाल है ना। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 2 3 5 के अनुपात में है। 30 सेंटीमीटर परिमाप दिया है यानी कि पैरामीटर, और उनकी जो भुजाएं हैं यानी कि साइड्स का रेशियो दिया गया है ना। आपको बताना है सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। सिंपल सा सवाल है बेटा, 2 3 5 ये अनुपात में साइड्स हैं, है ना। तो ये रेशियो है, तीनों एक ट्रायंगल में, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों का रेशियो दिया गया है, यानी कि 5 3 और 8, तीनों का रेशियो मिला के 10 रेशियो बनता है। 10 रेशियो की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स का एडिशन, योग, है ना, सारी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाएं रेशियो में कितनी दे रखी हैं, 10, और परिमाप एक्चुअली कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 30/10 बेटा 3 सेंटीमीटर एक रेशियो की वैल्यू आएगी। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे छोटी भुजा बेटा कौन सी दिख रही है, मुझे तो ये 2 दिख रही है ना। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो क्या आप बता सकते हो दो की कितनी होगी, 3 × 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई, बहुत इजी सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, रेशियो का सवाल है, इजी सवाल है, फटाफट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, करिए अटेम्प्ट। चलिए क्या पूछा गया बेटा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, आपको उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी साइड बतानी है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था पिछले क्वेश्चन में, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। अगर बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइडें बराबर होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, अगर साइड ए है तो तीनों साइड ए होंगी, और एरिया कितना हो जाता है, √3/4 a²। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ये अगर आपको याद है ना तो बहुत सारी समस्याएं वैसी सॉल्व हो जाएंगी आपकी। देखिए एरिया दिया गया है 16√3, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 16√3
बराबर है √3/4 a²। यहां से आपको a की वैल्यू याद करनी है। भाई ये 16 √3 मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। 4 यहां से इधर जाएगा, 16 × 4 a²। 16 4 कितना होता है? 16 4 64 होता है, यहाँ पे a²। भाई कौन से नंबर का स्क्वायर 64 होता है? तो आप बोलोगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है? फटाफट से आप बोल दोगे सर 8 का, है ना। 8 × 8 64 होता है। तो यानी कि जो हमारी साइड है, लंबाई है भुजा की, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो बेटा ये मैंडेटरी है, आपको ये याद रखना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, √3/4 a²। तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लीजिए अगला सवाल, करिए अटेम्प्ट। आइए देखते हैं सवाल को। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका बेस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है ट्राइंगल का 40। यदि ऊंचाई दो गुनी हो जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं और इस सवाल में होता कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान से, हमें जो दे रखा है वो आधार दे रखा है, यानी कि बेस दे रखा है बेटा। बेस कितना दे रखा है? बेस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल यानी कि मैं बोलता हूँ एरिया, एरिया कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर²। ठीक है, यदि ऊंचाई दो गुनी हो जाए, पहली बात हमें यहाँ पे ऊंचाई का पता है क्या? ऊंचाई हमें नहीं पता है, पर हमें एरिया का फॉर्मूला जरूर पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हमें यहाँ सिर्फ त्रिभुज बोला गया है, तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना बेटा, इतना ठीक है। अब ध्यान से देखो, एरिया जो है किस पे डिपेंड करता है? बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे, एक तरह से बेस पे भी हाइट पे भी। तो अगर आप कोई भी चीज में चेंज करते हो, अगर बेस में चेंज करते हो तो भी एरिया इफेक्ट करेगा, हाइट में चेंज करोगे तो भी एरिया इफेक्ट करेगा। आप यहाँ पे सोचो, ये है हाफ बेस इंटू हाइट, अगर मैं बी को डबल कर दूं, यहां मैं 2 लगा दूं, ठीक है, यहां मैंने 2 लगा दिया, तो देख रहे हो आप 2 इस पे लगाने से एरिया भी तो डबल हो रहा है, एरिया में भी तो 2 का फैक्टर आ रहा है। यानी कि बेस को अगर मैं 2 गुना करूंगा तो एरिया भी 2 गुना हो जाएगा। वैसे ही सेम केस, अगर हाइट को मैं 2h, एक h था, हमें हाइट को बढ़ा के 2h कर दूं, तो आप देख रहे हो ओवरऑल एक्सप्रेशन में 2 का फैक्टर आ रहा है, यानी कि प्रीवियस एरिया से आपका एरिया डबल हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? न्यूमरेटर में आपके जो भी प्रोडक्ट में आपके पैरामीटर्स हैं, कि यहाँ पे बेस है और हाइट है, अगर बेस और हाइट में आप कुछ भी छेड़खानी करते हो तो वो डायरेक्टली एरिया में रिफ्लेक्ट होगी। बेस को आप डबल कर रहे हो तो एरिया भी डबल हो रहा है, हाइट को आप डबल कर रहे हो तो एरिया डबल हो रहा है। अगर दोनों को आप डबल कर दोगे तो 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया। बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या बोल रहा है? यदि ऊंचाई दो गुनी हो जाए, यानी हाइट को डबल कर रहा है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? पहला क्षेत्रफल 40 था, हाइट को आपने 2 गुना किया है, तो सीधा सीधा रिलेशन एरिया का, एरिया भी डबल हो जाएगा। तो एरिया डबल होगा तो एरिया कितना बन जाएगा? एरिया बन जाएगा 80 सेंटीमीटर²। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, आपको अप्रोच सही लगी, तो एक बार जाके वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल ये रहा, करिए अटेम्प्ट। चलिए बेटा, इस तरह का सवाल भी अक्सर आता है, तो आपको ये भी एक सवाल है, एक पैटर्न है। कैसा ट्राइंगल है बताइए? ट्राइंगल कैसा है? फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया बेटा।
तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड कैसी होने वाली है, ए होने वाली है, हमें पता है। ये इसकी क्या होगी, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करता हूँ तो ये उसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया मैंने बताया आपको √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आता कहाँ से एक बार वो भी देख लेते हैं। पहले आपको हाइट याद रखनी है, पाइथागोरस से निकलती हैं सब चीजें। हाइट आपको याद रखनी है √3/2 ए होती है। ठीक है, हाइट आपको याद रखनी है √3/2 ए होती है, और एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे ना तो बहुत सुखी रहोगे जीवन में। अब हाइट अगर आप याद रखोगे तो एरिया अपने आप निकाल सकते हो। कैसे बोले, देखो हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया। तो हाफ बेस, बेस क्या है बेटा, सारी साइड ए है तो बेस भी ए होगा। और हाइट आपकी कितनी है बताओ, यहाँ से √3/2 ए। आप इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर √3 आएगा, नीचे 4 आएगा, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से निकलता है। मेनली आपको हाइट पता होनी चाहिए √3/2 ए। तो हाइट भी आप निकाल सकते हो पाइथागोरस की मदद से। नीचे आपका अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो छोटी वाली साइड होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, a/2, और बड़ी वाली a है तो h आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये है, कोई बात नहीं, इतना हमें पता है। अब देखो यहाँ पे हाइट दे रखी है कितनी, 6√3, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे अब हमारा सवाल शुरू होगा। हाइट दे रखी है 6√3, और हमें पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ए, 6√3 के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। पहले √3 कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 6 12, यानी कि मेरे पास साइड पता चल गई मुझे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मुझे साइड पता चल गई तो क्या मैं इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, है ना। तो √3/4, ए कितना है आपका, 12 × 12, 12 था, तो 4 से 3, 12 तिया 36, 36 √3 ए, और यूनिट हमेशा ध्यान रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो 36 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्या इतना क्लियर है, बोलिए, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। लीजिए बेटा एक बार अटेम्प्ट करिए फटाफट। आइए देखते हैं बेटा सवाल को, क्या बोला गया है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। परिमाप दे रखा है यानी कि पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। कर्ण दे रखा है यानी कि हाइपोटेनस दे रखा है, और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, करें सवाल को। देखिए यहाँ पे भी बेटा आपका ट्रिपलेट बहुत काम आने वाला है, और ट्रिपलेट की मदद से ही मैं इस सवाल को करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी जो दूसरा स्टेप है, दूसरा प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो लेंदी क्यों करना है, राइट अप्रोच हम सीखेंगे। यहाँ पे हमें जो कर्ण है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि मैं एच को बोल सकता हूँ 13 दिया है। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो एक ट्रिपलेट मैंने बताया आपको 5, 12 और 13। भाई बड़ी वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस है आपकी, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें से एक आप बेस मान सकते हो, एक हाइट मान सकते हो। मैं यहाँ पे बेस मान लेता हूँ, बेस मान लेता हूँ मैं 5 को, और हाइट मान लेता हूँ यानी कि परपेंडिकुलर मान लेता हूँ 12 को। ठीक है, क्लियर है। तो एक, अच्छा 13 सेंटीमीटर, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो होगा, सर जरूरी थोड़ी है 13 सेंटीमीटर हो तो ये 5, 12 ही होंगे। बेटा कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेनस आपको 13 दिख गया ना,
100% गारंटी है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि बेस और परपेंडिकुलर कोई डिफरेंट हो जाए, 5 और 12 से कोई अलग हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप बिना डाउट के आप एक को 5 दूसरे को 12 लगाइए, ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का भी यही होता है। तो हाफ बेस, बेटा कोई सा भी बेस मान लिया, बेस 5 मान लिया, हाइट आपने 12 मान ली, या उल्टा भी मानते तो भी मल्टीप्लाई ही होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 से 6, 6 इंटू 5 30। एरिया यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेटा ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं। ओहो हो, ऑप्शन है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, बट ये ऑप्शंस तो गलत हैं। आपका ई एक ऑप्शन बना लेते हैं। ई आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी 30 ही आया होगा। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी मैं पेरीमीटर को यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे ट्रिपलेट मालूम थे। आप चाहे चेक कर लो भाई, 5, 12 और 13 का योग कितना होगा? 5 और 12 17, 17 और 13 30। पेरीमीटर 30 ही आएगा। अगर आप इसको ट्रिपलेट से नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ट्राइंगल आपने बनाया भाई, ये 13 दे रखा है आपको। अगर आप ये x मान लेते तो तीनों का योग कितना होता? 30 होता। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी होती? 30 - 13 + x, यानी कि 30 - 13 कितना हो जाता? 17 - x। आपको इसको 17 - x लेना पड़ता बेटा। 17 - x लेते और फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते। पाइथागोरस थ्योरम लगाते, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x - 17 - x स्क्वायर बराबर आप 13 स्क्वायर लिखते। और x की वैल्यू जब आप सॉल्व करते, x की वैल्यू जब आप सॉल्व करते तो आपके पास दो वैल्यू आती, 5 और 12। ठीक है, तो 1, 5 x की वैल्यू अगर 5 रखते तो यहाँ पे क्या हो जाता? 12 आ जाता। अगर आप x को 12 मानते तो यहाँ पे 5 आ जाता। बस समझे, होना वही था, बस आपको एक स्टेप लंबा जाना पड़ता। आपको एक स्टेप लंबा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती, थोड़ा टाइम अलग वेस्ट होता। तो उस टाइम को वेस्ट करने से बचने के लिए आपको ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल, फटाफट अटेम्प्ट करिए एक बार। आइए बेटा देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या पूछा गया है? भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, समद्विबाहु क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल इंग्लिश में, है ना, जिसकी दो बाहें द्विबाहु समान रूप से होती हैं, है ना। तो आप सभी को पता होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी दो बाहें, कोई सी भी दो बाहें बराबर है, समान है ना, तीसरी साइड से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा पहले एक बार सम द्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, क्या बोलता है ये। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक। इसकी आपको दिख रही होंगी ये साइड और ये साइड मैंने बराबर रखी, ये अलग है। मान लेते हैं इसकी ये वाली साइड ए है जो कि बराबर होंगी और ये साइड है बी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा बेटा? फटाफट से पेरीमीटर बता दो भाई। a + a + b यानी कि 2 बार तो a आ रहा है और 1 बार b आ रहा है। ये इसका पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आप याद रखो इसको, b/4 √4a² -b²। बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है याद रखने में, पर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप डिराइव करते रहोगे थोड़ा समय वेस्ट करोगे, है ना। डिराइव आपको सारे जो भी हैं वो एक ही फॉर्मूले से होते हैं। एरिया के सारे फॉर्मूले वही रहते हैं। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट।
है ना। और हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस की मदद लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई। ये b/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो h आप पहले निकालोगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, तो फॉर्मूला आपका यही आना है। अगर हाइट की हम बात डायरेक्ट करें तो हाइट क्या होती है, 1/2 √4a² -b²। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया यही आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंपेयर करो चीजों को आप। भाई क्या बोला है कि बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर भुजाएं कौन सी है, ए तो है। बराबर भुजाएं कितनी देर की है, 10 देर की है। और बी की वैल्यू क्या देर की है, जो आधार है, आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है भाई, एरियल निकाल लो फटाफट से। एरिया क्या होता है, b/4 √4a² -b²। भाई बी कितना है, 12/4 √4a²। बेटा ए कितना है, 10, a² हो गया 100, और 4a² हो गया 400, 400 माइनस b²। बी कितना है, 12, 12 इंटू 12 144। इतना ठीक है। तो 4 से 3, 3, यहाँ क्या बचा, 400 माइनस 144, ये कितना आ गया, 256। ठीक है जी, 256। 3 इंटू 256 का रूट, कौन से नंबर का स्क्वायर 256 होता है, तो आप याद अगर आपको है तो अच्छी बात है, 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, और 16 तियां 48 होता है मेरे भाई, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ आपका भी ऑप्शन ए आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन, आपने तैयारी अपनी एकदम बेहतरीन कर रखी है, आपको ये सब चीजें आती होंगी, है ना। चलिए, नहीं भी आती है कोई बात नहीं, आप सीखिए साथ साथ में। अभी काफी टाइम है आरआरबी ग्रुप डी को, है ना। और जो बच्चे मैथ्स के डर से आरआरबी ग्रुप में डी में एक बार के लिए सोच रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो बेटा मैथ्स से मत डरो, आप हमारे साथ इस चैनल पे लगे रहो, मैं आपका मैथ्स का डर हटा दूंगा, गारंटी है ये बात की। बस जुड़े रहना है और आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए बेटा, है ना। यार 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, ए दे रखा है आपको, है ना। ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। यार एरिया आपको पता है कि नहीं, एरिया आपको पता है ना, √3/4a² होता है। अभी तक तो याद हो गया होगा, याद हो जाना चाहिए यार इतने में तो, है ना। √3/4, ए कितना है 6, इधर भी 6, तो 2 से ये 3 गया, और 2 से फिर से ये 3 गया, तो 3 इंटू 3 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट आंसर आया होगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए ये वाला सवाल। चलो बेटा देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने किया होगा, अभी सेम तरह का सवाल अभी हमने देखा था। क्या बोला सवाल में, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आधार आधा कर दिया जाए, मतलब बेस को आप हाफ कर रहे हो, है ना, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया, आप फॉर्मूले से देख सकते हो। एरिया क्या होता है, एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस, आधार या ऊंचाई पे, लंबाई पे कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो डायरेक्टली चेंजेस किस में रिफ्लेक्ट होते हैं, एरिया में। यानी कि मैं अगर बी को डबल करता हूं तो एरिया भी डबल हो जाता है, अगर मैं हाइट को डबल करता हूं तो एरिया भी डबल हो जाता है। और सेम केस अप्लाई होगा अगर मैं हाफ कर दूं बेस को, तो आप देख रहे हो सारी कैलकुलेशन में ओवरऑल हाफ आ रहा है, यानी कि एरिया भी हाफ हो रहा है। और सेम चीज अप्लाई होती है इस पे भी, हाइट पे भी, अगर हाइट को आधा कर देंगे तो ओवरऑल एरिया भी आधा हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जो चेंजेस आप बेस पे कर रहे हो वही चेंजेस एरिया में होने वाले हैं।
और जो चेंजेस आप हाइट पे कर रहे हो वही चेंजेस एरिया में होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आधार को आधा कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है जो क्षेत्रफल है वो भी आधा हो जाएगा। तो पहले का क्षेत्रफल क्या था, 100 था, तो आधा अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। इसमें तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी, बोलिए, आया समझ में? ठीक है, पेन चलाने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। आइए बेटा देखते हैं सवाल को, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है ना। क्या बोला है इस सवाल में, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, उसकी भुजाएं साइड्स को 20% से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, साइड्स जितनी भी थी, पहले अगर 100 सेंटीमीटर थी तो उसको 120 कर दिया, 20% बढ़ा दिया। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है। आपको जो इंक्रीज बताना है वो एरिया में बताना है मेरे भाई। तो ये आपका एक तरह से परसेंटेज का सवाल है, और इसमें भी एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव परसेंटेज, है ना, सक्सेसिव चेंज। तो अगर आपने नहीं ये पढ़ा है तो एक बार हमारी चैप्टर वाइज सीरीज की परसेंटेज टॉपिक की एक मैंने वीडियो करा रखी है, उसको आप जाके देखो। उसमें हमने सक्सेसिव चेंज के सवालों को भी देखा है, उसका कॉन्सेप्ट जाना है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या होता है, वैसे जनरल वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली कौन सा बोला गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हम वो देखेंगे, √3/4 a²। काफी क्वेश्चंस हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ऑलरेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि a² यानी कि a इंटू ए कितनी बार आ रहा है, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक ए में 20% और दूसरे ए में भी 20% की इंक्रीज हो रही है। तो ये सक्सेसिव का केस है, जब भी मल्टीप्लाई में दो कोई भी पैरामीटर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में और उनमें चेंजेस हो रहा है अलग अलग, तो वो सक्सेसिव का केस बन जाता है। और सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको पता होगा, सक्सेसिव अगर आपको चेंज निकालना है परसेंटेज में तो फॉर्मूला होता है आपका x+y+xy/100। x मतलब होता है पहला चेंज और y होता है दूसरे में चेंज, यानी कि एक तरह से हम ले सकते हैं a में, फर्स्ट वाले a में x का चेंज, दूसरे वाले में a में y का चेंज। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों यूनिट सेम है और सेम ही तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों x और y दोनों 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 20% इंक्रीज है, अगर इंक्रीज होता है तो प्लस साइन लगाते हैं सब में, और अगर डिक्रीज होता है तो माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, +20 और x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आया, 2 0 से 2 0 कट गए, 20 + 20 40, और प्लस ऊपर कितना बचा, 2 × 2 4, यानी कि 44% का ओवरऑल इंक्रीज होगा किसमें, एरिया में। ये जो सक्सेसिव चेंज निकल के आता है ये फाइनल क्वांटिटी का निकल के आता है। बात समझ में आई, इन दोनों पैरामीटर्स में कितना चेंज है, 20%, तो ओवरऑल एरिया में कितना चेंज होने वाला है, 40%। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं, सॉरी 44%। ठीक है, चलिए इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जो मेरा पर्सनल बेस्ट मेथड है। आप सबसे पहले उसमें ये देख लो कि कितना इंक्रीज है, भाई 20% का इंक्रीज है, और दूसरे वाले में भी 20%, दो है ना पैरामीटर्स। तो 20% क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो, 1/5, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1/5। तो एक जगह मैं ओरिजिनल मान लेता हूं और एक जगह न्यू मान लेता हूं। यानी कि इस 20% का क्या मतलब है, अगर ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 5, तो मैं कह सकता हूं कि 20% उस 5 का 1 है। अगर टोटल वैल्यू मेरे पास 5 है तो 20% की वैल्यू कितनी, 1 है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू पहले केस में मैं देख रहा हूं यहाँ पे, पहले केस में ओरिजिनल वैल्यू अगर मेरी 5 है
और उस पे 20% बढ़ रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है, तो 5 में एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही सेम केस इसके साथ भी है, भाई ये 5 था, इस पे 20% यानी कि एक बढ़ा दिया है, तो एक बढ़ा के कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। सक्सेसिव का केस है, सक्सेसिव के केस में ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, और ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में डिवाइड में होता है। बात समझ आई? कुछ कैंसिल हो रहा है अगर आमने सामने तो आप कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो एज इट इज आप मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। इसको मैं कह सकता हूं कि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बाद में इस नंबर को ओरिजिनल नंबर मान सकता हूं, और ये हमारा नया नंबर है दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बाद। तो आप देखो 25 से कोई नंबर 36 बन रहा है, तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, बताओ चेंज कितना आ रहा है, 11 का चेंज आ रहा है। 25 से अगर कोई नंबर 36 बन रहा है तो उसमें 11 का चेंज आ रहा है, और बढ़ रहा है बेसिकली, प्लस प्लस में चेंज आ रहा है आपका। और चेंज कितने पे आ रहा है, बेस वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 25, तो 11/25, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 25 से 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 11, 44% इंक्रीज है बेटा। 25 से 36 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो 44% का इंक्रीज है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये अप्रोच आपको कब लगानी होती है बेसिकली, जब आपका जो परसेंटेज की वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हो। सपोज आपको यहाँ पे दी गई है 16 2/3%, या 9 1/11%, इस तरह के आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो ये वाली अप्रोच आपकी फिर काम की नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच आप तभी लगा सकते हो जब आपके नंबर्स बहुत प्यारे प्यारे हो, 20 हो, 30 हो, 10 हो, तभी कैलकुलेशन ईजी होगी। वहीं इस तरह के केसेस में जब मिक्स फ्रैक्शन आ गए तो ये अप्रोच आपकी बेस्ट अप्रोच हो जाती है ना। 16 2/3% है तो उसको आप फट से 1/6 लिख सकते हो, और ये अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए, और सवाल को कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे, अगले सवाल पे। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए। चलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो इजी सवाल है। ठीक है, अभी बताया था एरिया होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट पे कोई भी आपका चेंज आता है तो ओवरऑल एरिया पे भी वही चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आधार आपका बेस 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि ऊंचाई हाइट पे 50% बढ़ जाए, हाइट अगर 50% आपकी इंक्रीज हो रही है, बेस पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सिर्फ हाइट पे अगर इंक्रीज है, तो एक सिर्फ कोई भी एक पैरामीटर पे अगर चेंज है तो वो डायरेक्टली वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो 50% अगर हाइट बढ़ा रहे हैं तो 50% ही एरिया बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर दोनों बढ़ाए जाएंगे तो फिर आपका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आई? अदरवाइज आपका वही चेंज एज इट इज रिफ्लेक्ट होगा आपकी फाइनल क्वांटिटी यानी कि एरिया पे भी। तो बेटा एरिया आपको दे रखा था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50% यानी कि आधा। तो हाइट अगर 50% बढ़ रही है तो ये भी तो 50% बढ़ जाएगा। 50% कितना होगा इसका, बताइए? 56 का हाफ 28 होगा। ठीक है, 28 से ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो पहले आपका 56 था, 28 से ये इंक्रीज हो गया, कितना आ गया बताइए? 84, यानी कि ओवरऑल 50% बढ़ेगा एरिया भी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज, क्योंकि ये था आपका आखिरी सवाल। ठीक है, इस स्लाइड का ये आखिरी सवाल था, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस क्लास को हमको यहीं पे विराम देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपके मेंसुरेशन के ट्रायंगल्स टॉपिक के थे वो आपको समझ में आए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो मैथ्स बाय रावत सर एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार जाके उस चैनल को फॉलो कर लो, और ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, किसी और टॉपिक पे, चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।